आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। सांसें, ये एक शब्द जीवन का आधार है। हमारी चलती हुई सांसें इस बात का प्रमाण है कि हम जीवित हैं। जीवन और शरीर की इस अहम कड़ी में अगर कोई बाधा आ जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आजकल बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते सांस लेने में दिक्कत होना आम बात है। अगर दिक्कत है तो उसका हल भी मौजूद है। और वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानियों में आयुर्वेद हमारे लिए किस तरह कारगर साबित हो सकता है, यही है हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का विषय है एस्थमा, रेस्पिरेटरी इश्यूज से होने वाली परेशानियां और आयुर्वेद में इसका इलाज। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। डॉक्टर निकिता, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि स्मॉग, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा सांस की तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, जो दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेता जा रहा है। ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, अभी जो ये एयर पोल्यूशन है वो एक मेजर रीज़न तो है ही सही कि हम सांस ठीक तरीके से नहीं ले पाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें सांस लेने में तकलीफ होना एक सिम्टम होता है। इसमें सबसे पहले तो है वो रेस्पिरेटरी इश्यूज ही हैं, जैसे कि एस्थमा, COPD या फिर फेफड़ों का कैंसर, और एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम का भी एक डिजीज़ है जिसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा बहुत सारे कार्डियक इश्यूज भी हैं जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, या फिर जब बहुत सारे ऐसे और रीजंस भी हैं जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कि एनीमिया है या फिर बहुत वेट लॉस जिसमें ज़्यादा हो रहा है। और एक ये तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो गई हैं, फिजियोलॉजिकल भी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो भी सांस लेने में तकलीफ होती है। जी डॉक्टर साहब, हम पॉइंट दर पॉइंट आपसे इस विषय पर बात करते चलेंगे, ठीक है? एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हमारे फेफड़े बिना रुके सांस लेने का काम करते हैं। जी, इन फेफड़ों में अगर एयर पॉल्यूशन से कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? क्योंकि जो लंग्स हैं वो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में एक अहम रोल निभाते हैं, और शायद यही एक लंग्स ही हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो हमारी श्वास नली को भी कंट्रोल करता है। तो एक्चुअली आयुर्वेद में इसके बहुत ही अच्छा इलाज है, जिसमें हम यदि किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है लंग्स में तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, तुलसी है, वासा है, गुड़ूची है, देन मुलेठी है, वी हैव लॉन्ग पेपर जिसको हम बड़ी पीपली बोलते हैं। तो ये लंग्स में किसी प्रकार का यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिड्यूस करता है। उसके साथ साथ जो प्राणायाम और योग का भी इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट है। एक्चुअली ये जो प्राणायाम और जो योग है ये क्या करता है ना, ये जो लंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसकी टोन को भी इम्प्रूव करता है। तो यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आयुर्वेदा के जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं और ये जो योगा और प्राणायाम है ये इसमें बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। डॉक्टर साहब, PM पार्टिकल्स कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स में चले जाते हैं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और आपने देखा होगा बार बार इस तरह की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा किस लिए होता है, और थोड़ा PM पार्टिकल्स के बारे में अगर आप बता सकें। PM पार्टिकल जो ये पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली एलर्जेंस होते हैं, ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जो यदि हमारे एयरवेज में जाते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन जो प्रोसेस है, जो सूजन की प्रोसेस है, वो उसको इनिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एयरवेज की जो कैविटी है, जो ल्यूमेन है वो रिड्यूस होता है और म्यूकस का वहाँ पर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है या वो जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार खराश
होता है, खराश हम ऐसे जो, करते हाँ, हैं। वो हाँ। बेसिकली हमारा एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअली वो इतना फोर्सफुल नहीं होता तो वो निकाल भी नहीं पाता है। तो बेसिकली जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये एयरवेज में जाकर डिसलॉज हो जाते हैं और उस कारण से ये फिर ऑब्स्ट्रक्शन तो इसका इलाज क्या है? आपने जैसे बताया कि हम लोग वो करते तो हैं लेकिन वो म्यूकस बाहर नहीं आ पाता है। हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन ही इसका सबसे पहला इलाज है। जब हमें पता है कि बाहर इतना पोल्यूशन है तो हम अपने जो ये एयरवेज अपना जो जिससे हम सांस लेते हैं अपने नॉस्ट्रल्स को और अपने माउथ को कवर अप करके रखें मास्क से। खैर अब तो कोविड के बाद में बहुत अवेयरनेस हो ही चुकी है मास्क से रिलेटेड, तो उसको कवर अप करके रखें। और जब ये इस तरीके से जो पार्टिकुलेट मैटर्स जब जाते हैं, जब डिसलॉज हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है और ऑब्स्ट्रक्शन होता ही है। जी डॉक्टर साहब, जो एस्थमा के जो मरीज हैं, एक ये एस्थमा जो है एक बीमारी है जी, इसके लक्षण क्या है? इसके वायु प्रदूषण से क्या ये और बिगड़ जाता है? हाँ, एक्चुअली वायु प्रदूषण या जो बढ़ती हुई सर्दी है, बदलता मौसम है, ये इसके ट्रिगर फैक्टर्स है जो आपने बोला है। ये जो वायु प्रदूषण है बेसिकली एलर्जन के, इसको हम एस्थमाजेंस भी बोल सकते हैं कि ये ट्रिगर करता है एस्थमेटिक अटैक्स को। जी उसके अलावा जो ये आपने बोला ये चेंजिंग सीजन्स हैं, जो जब ये सीजनल वेरिएशंस होते हैं तो भी ये कारण होता है एस्थमेटिक अटैक को, ये और ट्रिगर करता है। और जहाँ तक आपने पूछा मुझसे कि क्या उसके लक्षण आते हैं एस्थमा के, तो एस्थमा के सबसे पहला लक्षण तो यही है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में जकड़ाहट भी होती है और इसमें एक स्पेसिफिक प्रकार की एक वीजिंग साउंड आती है, जैसे सीटी जिससे बजती है वैसे हमको साउंड आती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एयरवेज का जो पैसेज है वो कैविटी के होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ना स्पेसिफिक साउंड आती ही है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ ना फोन लाइन पे कॉलर है, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैम अमित त्यागी मेरा नाम है, हापुड़ यूपी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी अमित जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब को नमस्ते। जी नमस्ते मैम मैं नेत्र दिव्यांग हूँ। मेरा सवाल ये है कि अपनी डेली दिनचर्या में हमें सांस लेने के लिए सही सांस लेने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी पोल्यूशन AQI बहुत ज़्यादा खराब है। तो सबसे पहले तो आपको इस मौसम में ध्यान रखना है कि आप जब भी बाहर जाएं तो अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करें। कोशिश करें कि जितना हो सके घर में ही रहें। यदि आपकी मॉर्निंग वॉक करने की भी आदत है तो आप कोशिश करें कि इस प्रकार का व्यायाम आप इंडोर ही करें, बाहर ना जाएं। उसके अलावा जितना हो सके गर्म भोजन को या ताज़ा बने हुए भोजन को अपने डाइट में इंक्लूड करें। बहुत ठंडी चीज़ों को से अपने आप को एक्सपोज ना करें। बहुत ठंडा खाना या बहुत ठंडी जो ड्रिंक्स होते हैं उसको नहीं लें, उसको अवॉइड करें। उसके साथ साथ आप अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्राणायाम है, जैसे कपालभाति है या भस्त्रिका है, भ्रामरी है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि आपकी जो लंग्स में है उनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, आपका रेस्पिरेटरी जो मसल टोन है वो भी इम्प्रूव होगा और आपको सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी। क्योंकि एक्चुअली एस्थमा ऐसा नहीं है ना कि एकदम से होता है, वो प्रोग्रेशन करता है। तो अगर हम शुरू से ही अपने लंग्स को इस तरीके से देंगे कि उसकी कैपेसिटी इम्प्रूव हो तो फिर आगे जाकर इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके अलावा जैसे अदरक हो गया, गुड़ूची हो गया, तुलसी हो गया, मुलेठी हो गया, इसको अलग अलग तरीके से अपने खाने में इंक्लूड करके आप इसके सिम्टम से बच सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर निकिता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, अभी आपने आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन की बात की थी, उन्हें कैसे लेना चाहिए? क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं उनकी तासीर या तो वात होती है, पित्त कफ की तासीर होती है, और ऐसे में जो हमारी जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन है उनकी तासीर गर्म होती है। तो ऐसे में डोज किस तरह से आप लोग देते हैं? क्योंकि अगर पित्त प्रवृत्ति का है और अगर वो गर्म चीज लेगा तो कोई उससे दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी? तो यही हमारा एक स्ट्रेंथ है कि जब भी हम किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो उसकी प्रकृति को बहुत ध्यान में रखते हैं। डेफिनेटली एक्चुअली जो ये अस्थमा हो गया या जो ये श्वास से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, इसमें वात कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमें दवाइयाँ उसी हिसाब से देनी पड़ती हैं जो कि वात कफ के विपरीत हो। तो इसमें हमें थोड़ी गर्म दवाइयाँ देनी पड़ती है ताकि इन दोषों के ऊपर वो कार्य करे। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि यदि पित्तज प्रकृति का कोई पेशेंट है तो उसका डोज हम उसी हिसाब से एडजस्ट करें, क्योंकि डोज एडजस्टमेंट प्रकृति के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉल लाइन पे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पूजा शर्मा जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार रघुविंदर जी। डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम। जी नमस्ते।
डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे, एक और है। जी जी पहला ये कि ये अस्थमा का रोग जेनेटिक भी हो सकता है। जी नंबर 2, अगर किसी पर्सन को अस्थमा का रोग है, अगर वो स्मोकिंग करता है या स्मोकिंग करने वाले के पास बैठता है तो उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, एक तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है, दूसरा ऊपर से मास्क अगर लगाया हो तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। जी, थैंक यू। क्वेश्चंस आपका एक एक करके लेते हैं। पहली बात क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ लिए हैं, तो डेफिनेटली इसका जेनेटिक कोरिलेशन होता है जी। अस्थमा का। देखा जाता है कि जिन भी माता पिता को या उनके एंसेस्टर्स को अस्थमा है तो आने वाले जो पीढ़ी है उनको अस्थमा के वो मोर प्रोन टू दिस डिजीज। तो लेकिन धीरे धीरे यदि प्रिकॉशंस लेते जाएं तो उसके सिम्टम्स भी सबसाइड होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा ठीक भी होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन इनका ये था कि व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? ये कह रहे थे कि स्मोकिंग करने वाले जो के पास अगर अस्थमा के पेशेंट्स बैठते हैं तो उनको क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और यदि वो खुद भी स्मोकिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो ये स्मोकिंग है ये एक एलर्जन है, ये ट्रिगर फैक्टर है जो अस्थमा के अटैक को ट्रिगर करता है। तो आप अवॉइड करें, ना तो खुद भी स्मोक करें और ना ही जो स्मोकिंग करता है उसके पास भी बैठे, क्योंकि यदि हम स्मोक खुद भी करते हैं तो हम स्मोक करके वो एयर तो बाहर दे देते, लेकिन यदि हम किसी स्मोकर के पास बैठते हैं तो हम डायरेक्टली वो एयर इनहेल करते हैं और हमारे जो ये एयरवेज हैं उसको और हम इरिटेट करते हैं और अस्थमा के अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा क्वेश्चन इनका क्या था? इनका था कि वायु प्रदूषण से अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या एयर पॉल्यूशन से क्या दिक्कतें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती है, इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जब यहाँ पर दिल्ली में और आसपास के एरिया में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है तो आप बाहर या तो निकले ही ना, और निकल भी रहे हैं तो अपने मुंह को ढककर निकले, और वो भी N95 या N99 मास्क से ही निकले, क्योंकि उन्हीं मास्क में कैपेसिटी होती है जो भी एलर्जेंस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको फिल्टर करने की। तो जी डॉक्टर साहब, ये जो साधारण आम मास्क होते हैं और N95 तो आप लोग सलाह देते हैं N95 की, तो क्या वाकई में ही ये बचाव करते हैं एक साधारण मास्क से? एक क्लोथ मास्क होता है जो सर्जिकल मास्क होता है, सिंगल लेयर मास्क होता है, तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इसको पोल्यूशन जाने वो फिल्टर नहीं कर पाता। लेकिन N95 N99 मास्क में ये उनका होता है कि वो फिल्टर करते हैं और वो नहीं जाने देते हैं। जी, अगर हम बाहर में हैं, घर से बाहर है, तो कितनी देर तक N95 मास्क लगाए रख सकते हैं? क्योंकि कई बार एस्थमेटिक लोगों को सांस लेने में दिक्कत है या उनको पंप लेना है, तो ऐसे में अगर मतलब कितनी देर के लिए अगर आप अपने चेहरे से मास्क हटाएंगे तो कोई परेशानी नहीं हो? मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप मास्क चेंज कर लीजिए, लेकिन मास्क को लगा के रखिए। सांस में प्रॉब्लम, सांस लेने में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश करें कि कुछ समय के लिए हटा लें, और जैसे आप थोड़ा बेटर फील करने लगे वापस से मास्क को लगा लें, क्योंकि मास्क को हटाना वो ज्यादा हार्मफुल, मास्क को लगा के रखना। तो और N95 जो मास्क है अगर हमने आज लगाया तो क्या उसको कल रिपीट कर सकते हैं? नहीं, कल के लिए हमें नया मास्क लेना है, नया मास्क लेना ही चाहिए। आई विल रिकमेंड कि उसको नया मास्क ही लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा यूज करते हैं उसका फिर जो फिल्ट्रेशन पावर है वो रिड्यूस होता है। आई विल रिकमेंड कि आप चेंज ही करो। एक दिन में 2 मास्क या एक दिन में एक मास्क इज सफिशिएंट, बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन यदि यूज करें तो उसको आप नया यूज करें। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल यही था कि जिन लोगों के परिवार में किसी सदस्य को अस्थमा की शिकायत है या अस्थमा का इतिहास है, माना जाता है कि उन्हें अस्थमा होने की संभावना अधिक रहती है। अभी इन्होंने भी पूछा जैसे, तो ऐसे लोगों को जिनकी एस्थमेटिक हिस्ट्री है, वायु प्रदूषण से इनको बचने के लिए क्या करना चाहिए? N95 मास्क तो आपने बताया, उसके अलावा क्या ऐसी एहतियात बरती जाए ताकि ये उसके प्रदूषण के या सर्दी के जो मौसम आ रहा है, सर्दी में और अस्थमा के लोगों को प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो उसके प्रभाव में ना आए? ये मैं जवाब पहले ही दे चुकी हूँ कि अब सबसे पहले तो अपने आप को कोल्ड एक्सपोजर से बचा के रखें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो बाहर ना रहे, मुंह को ढक के रखें जैसे कि आपने बता दिया है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमारे आयुर्वेद में एक नस्य बताया गया है। तो नस्य में क्या है, जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं ना, यही एक पैसेज है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और सांस अंदर जाती है तो उसको हम मॉइस्ट करते हैं। तो बेसिकली एक प्रतिमर्श नस्य एक प्रोसीजर है जिसमें हम अणु तेल के द्वारा या फिर गाय का घी भी मिल जाए या सरसों का तेल भी मिल जाए, उससे नॉस्ट्रल्स को सिर्फ एक ऐसे स्मीयरिंग
ड्रिंक कर लीजिए और आप बाहर जा सकते हो। और ये कोशिश करिए कि ऐसे लोग जो ज़्यादा प्रोन है, जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री भी है, तो वो इस तरीके से है ना, जब भी बाहर निकलें या रात को सोते वक्त और सुबह उठते से आफ्टर टेकिंग द बाथ वो अपने नॉस्ट्रल्स को ऐसे मॉइस्ट करके रखें, तेल से, घी से, अणु तेल से। तो ऐसा, इससे क्या होता है, एलर्जेंस ट्रैप हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये बताएं कि जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं जी, शाम को खाने भी वो 7 बजे 6:30 बजे खा लेते हैं और रात को सोते समय जी उनका खाना ऊपर आता है, एसिड ऊपर मतलब बनता है तो ऊपर आता है जी, तो उसके लिए आयुर्वेदिक में क्या दवाई है? क्योंकि कहते हैं एसिड भी बनना बहुत जरूरी है और जब ज्यादा आता है तो बड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए हमें क्या दवाई लेनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो अस्थमा है इस समय में ज्यादा परेशान करता है और जो लोग इनहेलर लेते हैं तो उन्हें किस तरीके से इनहेलर लेना चाहिए कि जब भी अटैक पड़े जब भी ले लो, जब भी अटैक पड़े जब भी ले लो, या जब भी थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम जब भी ले लो? तो ये क्या ये खतरे से खाली नहीं है? हमें किस तरीके से लेना चाहिए? और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर शुगर है किसी को, आप लोग कहते हैं कि शहद में दवाई लेनी है, उसको चाटनी है उंगली से तभी फायदा होता है, जैसे अतिपत चूर्ण है, ये सब लोग हैं, तो उसके लिए शहद क्या नुकसान देता है, फायदा करता है? कुछ लोग कहते हैं कि गुड़ लो, चीनी मत लो, गुड़ बड़ा फायदा करता है, तो कृपया ये बताएं। जी, तो पहला क्वेश्चन जो आपका था कि उनका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो ये बेसिकली एक बीमारी है जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर बोलते हैं। बेशक आप जल्दी खाना खा लेते हैं, बट आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत तीखा तला और कैसा खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, आपका पानी पीने की इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कब ले रहे हैं, कब नहीं ले रहे हैं। तो दे आर मेनी फैक्टर्स जिसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा। और दूसरा, खाना खाने के बाद आप खाते से ही तो नहीं लेट रहे हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट या एक्टिविटी है कि नहीं है, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन इनका है कि आप लोग आयुर्वेदा में शहद लेने की सलाह देते हैं, तो शुगर पेशेंट्स को क्या शहद लेना उनके लिए ठीक है? कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम अनुपान के तौर पे शहद देते हैं या घी भी देते हैं। वो देखते हैं हम लोग पेशेंट में कि किस दोष का प्रीडोमिनेंस है, और रोग का भी देखते हैं और रोगी का भी देखते हैं। तो यदि हम शहद भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो पहले हम ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका देखते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड तो नहीं है, और उसके आधार पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको शहद देना है कि नहीं देना है, या गुड़ देना है कि नहीं देना है। एकदम शहद नहीं देना, एकदम गुड़ नहीं देना। डायबिटीज के पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बट वी हैव टू सी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द डिजीज, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर साहब, ये एसिड रिफ्लेक्शन की जो प्रॉब्लम है ना, ये आजकल बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने, मैंने कई बार सुना है कि कई लोग मेरे आसपास जो रहते हैं वो भी यही कहते हैं कि एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम। तो ये क्या है एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम, और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ये नहीं कि मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, वो मेरी ही एज की है, काफी यंग है, उनको भी एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम है। इट इज एसिड रिफ्लक्स। एक्चुअली एसिड तो जरूरी होता ही है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन जब हमारा खाना पीना तीखा तला हुआ या जिसमें पित्त प्रधान आहार द्रव्य ज्यादा है और जिनकी प्रकृति भी पित्तज है, तो उसमें ये ज्यादा चांसेस होते, दीज पीपल आर मोर प्रोन, और इसको हम अम्ल पित्त के नाम से बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब ऐसा मानते हैं कि वैसे तो पित्त अग्नि का ही द्योतक है हमारे शरीर में, लेकिन जब पित्त का द्रव भाग बढ़ जाता है तो अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है। तो इसी के लिए इसका डेफिनेटली है, जैसे अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, अम्ल की चूर्ण हो गया, या बहुत सारे ऐसे जिसको बोलते हैं एक शंख भस्म हो गया। तो ऐसे कुछ मेडिसिन है जिससे अम्ल पित्त हम क्योर कर सकते हैं। बट देन अगेन वी हैव टू सी कि अभी रोगी की स्थिति क्या है, रोग की स्थिति क्या है, उसके आधार पर ही फिर डोज डिसाइड होता है। तो मेडिसिन तो है डेफिनेट। और अभी आप एक बात और कह रही थी कि खाने के तुरंत बाद ये लेट तो नहीं जाते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है एसिडिटी रिफ्लेक्ट होने का, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेटने वाली सिचुएशन में, पोजीशन में अगर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तो एसिड रिफ्लेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है बढ़नी, और वो एक स्टेज पर आके बहुत परेशान करती है। तो उसके लिए कितना चलना, कितने खाना खाने की कितने देर बाद अगर आपको लेटना भी है तो आप लेटें? देखिए, आयुर्वेद में तो ऐसे ही बोला गया है कि खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद ही लेटना है, और खाना खाने के बाद बिल्कुल एकदम राजा की तरह 100 कदम धीरे धीरे चलना है। बहुत विग्रस, बहुत तेज नहीं चलना है, आराम से धीरे धीरे चलना है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाना है, उसके बाद फिर चलना है। और खाना खाते से ही जो ये लेटने का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में मेजर रीजन है इंडाइजेशन का, और ये जो हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है। जी, हमारे पास एक सवाल आया है, ये लिखते हैं
ये लिख रहे हैं, मेरा सवाल है कि एस्थमा को घरेलू इलाज क्या हो सकता है? रात को सोते वक्त गले में कफ जमा हो जाता है, क्या ये एस्थमा का लक्षण है? ये सिर्फ अस्थमा का लक्षण ही नहीं है, ये अस्थमा का भी लक्षण है, ये इम्पॉर्टेंट है। और भी अलग कारण हो सकते हैं, वो जब डिटेल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का तब पता चलता है। लेकिन जैसे उनको रात में बोल रहे हैं कि बलगम जम जाता है, कफ आता है, तो आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए, कर्पूर डाल लीजिए उसमें। हाँ, तो आप स्टीम इनहेल करिए। जैसे मैंने नस से प्रोसीजर जो बताया है वो आप ले सकते हैं। आप बिल्कुल जो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं इसको इंक्लूड करिए अपने लाइफस्टाइल में, क्योंकि एस्थमा सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटेबल नहीं है। ये इसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो जो स्टीम इनहेलेशन हो गया, नस से हो गया, उसके अलावा गर्म चीज़ का या गर्म पानी को लेना करना, ये सब आप इंक्लूड करिए तो इससे आपको काफ़ी आराम पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि रात में नस से वाला, ये रात में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, रात में नहीं करना है इसको। जैसे इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम है। आयुर्वेद में बोला गया है कि जब जिस दिन जैसे बारिश का सीजन है या जहाँ पे क्लाउड्स जिस समय ज़्यादा है उस समय तो नस से नहीं करना है। लेकिन सुबह उठते से जस्ट आफ्टर गेटिंग अप एंड टेकिंग योर बाथ, तो धीरे से अपने नॉस्ट्रल वाले एरिया को मसाज करना है, अपने थोड़े फेस जो चीक से उसको मसाज करना है, और 1 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में, 1 ड्रॉप इन ईच नॉस्ट्रल्स ये डालनी है। डॉक्टर साहब, रात में कफ जमने का कारण अगर आप एक्टिविटी कम हो जाती है। अच्छा, एक्टिविटी कम हो जाती है तो ये कफ बिल्डअप हो जाता है। अच्छा जी, ये इसका एक रीजन है। डॉक्टर साहब, वायु प्रदूषण के कारण अचानक जो एस्थमा के रोगी हैं उनको अटैक पड़ जाते हैं, तो ऐसे में इनहेलर के अलावा क्या कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जिससे राहत मिल जाए? एक्चुअली जब ये एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं तो ये बहुत एक्यूट रिस्पांस होता है, तो डेफिनेटली इसमें इनहेलर्स तो बहुत इफेक्टिव होते ही हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ इनहेलर्स आपको नहीं लेना है, डेफिनेटली इनहेलर्स आपको लेना है, लेकिन आपको शुरू से ही अपनी दिनचर्या इस तरीके से रखनी है कि अटैक्स को हम डिले करें या उसको हम एकदम अवॉइड ही करें। तो जैसे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उन सबको आप इंक्लूड करके इस अटैक्स को आप डिले कर सकते हैं या इसको आप एकदम रिड्यूस खत्म ही कर सकते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ अटैक्स आपको इनहेलर्स लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, खाने पीने में एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या परहेज करना चाहिए? अगर आप कहें फल हैं या जो रोज का खाना है, या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जी, अस्थमा के पेशेंट्स को ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, जिसमें भोजन में जितना हो सके लिक्विड डाइट इंटेक करना चाहिए। मूंग की दाल इंक्लूड कर सकते हैं, शहद को इंक्लूड कर सकते हैं अपने में, जो पुराने चावल होते हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं। यदि बात करें क्या नहीं खाना है तो जिसमें जो भी फल जिसमें जिनकी तासीर ठंडी होती है वो एकदम बंद कर दीजिए। ठंडे जितने भी कोल्ड बेवरेजेस है उसको एकदम ख़त्म कर दीजिए। ये जितने भी फर्मेंटेड चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड है, जंक फूड है, एक्चुअली क्या करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को ये अफेक्ट करते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म एक ट्रिगर फैक्टर होता है। ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म भी एक ट्रिगर फैक्टर होता है एस्थमा अटैक्स के लिए। जी, तो इसमें जो कई लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, तो क्या आप इसकी सलाह देती हैं कि दूध पीना है या नहीं? नहीं, दूध पीना चाहिए। आप दूध में 2 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, जिसको हमने गोल्डन मिल्क भी बोला है। कोविड में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि यदि हम 2 चुटकी हल्दी दूध में डाल के पीते हैं तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में और डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। जी, एक वो होती है खसखस, क्या खसखस एस्थमा के पेशेंट्स ले सकते हैं? एक सवाल भी आया है। हाँ, ऐसे एक पॉइंट बिल्कुल ले सकते हैं, क्या ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। जी जी जी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज रेडियो डॉक्टर में हमारा विषय है एस्थमा रेस्पिरेटरी इश्यूज, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। हम आपको बता दें कि हमें कॉल करने के लिए आप हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421080 और 23421082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, अस्थमा और रेस्पिरेटरी इश्यूज वाले मरीजों को धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करने से तो बचना ही है, इसके अलावा और क्या क्या एहतियात हैं जिनसे बचा जाए? आप क्या कहेंगी? देखिए, धूम्रपान तो एक रीज़न है ही सही, जो इसका एक एलर्जन है। उसके अलावा जो अस्थमा के पेशेंट हैं और बहुत सारे एलर्जन से यदि एक्सपोज होते हैं, वो एलर्जन्स हो सकते हैं जैसे धुआं, धूल, छोटे छोटे मिट्टी के कण,
डैम्प एरियाज में भी यदि वो रहते हैं तो वो भी एक ट्रिगर फैक्टर होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोलन्स भी होते हैं, तो वो एलर्जेंस हैं जो कि एक्ट करते हैं अस्थमा अटैक को ट्रिगर करने में। डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले अणु तेल की बात की थी, वो अणु तेल क्या स्टीम में भी ले सकते हैं डाल के, या सिर्फ उनको नस्से के तौर पर ही उसको यूज करें? स्टीम में हम नहीं ले सकते। तो कुछ और कोई ऐसी दवाई है आयुर्वेदा में जो हम स्टीम के थ्रू ले सकें? यूकेलिप्टस ऑयल आता है, नीलगिरी का तेल, कैम्फर आप डाल सकते हैं उसमें। कपूर, वो देसी कपूर, यस भीमसेनी कपूर आता है, वो डालकर वो आप स्टीम इनहेलेशन, उससे क्या है लंग कैपेसिटी इंक्रीज। कितना उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, जस्ट 1 पीस, आधा इंच दे लीजिए। और जो नीलगिरी का आपने तेल बताया, 3 to 4 ड्रॉप्स इन हॉट वाटर, या फिर उसको रुमाल पर लेके भी आप उसको भी ऐसे इनहेल कर सकते हैं, ताकि कोविड में भी देखा गया था कर्पूर, लौंग, जितने भी एरोमेटिक है उनका जो एक हर्ब्स है, इनको डाल के यदि इनहेल किया जाता था तो इससे काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट देखे गए थे सिम्पटम्स। इसके अलावा कोई और आयुर्वेद में दवाई है जिससे, या तो लेने पिल्स हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, जिससे आराम मिल सके? हमारे मेडिसिन वासा की प्रिपरेशंस है, जिसको एथेटोडा वासिका बोलते हैं जी। तो वासा की प्रिपरेशंस है, उसके सिरप भी अवेलेबल है। उसके अलावा कुष्मांड रसायन है, और सबसे बढ़िया दवाई जिसको सभी जानते होंगे, च्यवनप्राश, एक रसायन भी है, और एक्चुअली में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि पूरे साल आप च्यवनप्राश ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, और एक बेस्ट रसायन भी है ये। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रसायन ड्रग्स हैं, जैसे कि आंवला हो गया, गुरुची हो गया, तो ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और जो बॉडी को जो इम्यून मॉड्यूलेशन देते हैं। तो जिनकी भी देखा जाता है अस्थमा के पेशेंट्स में, और जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है। तो जब रसायन का ये लोग इंक्लूड करते हैं, यूज करते हैं, तो इनसे इनकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है और इन्फेक्शंस के प्रोन कम होते हैं। जी डॉक्टर निकिता, भारत जो है वो एक गर्म देश है, ऐसे में गर्मियों के सीजन में च्यवनप्राश लेना क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल, आप पूरा 12 महीने ले सकते हैं। बस ये कहा गया है कि आपका कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर ना हो जी, तो आप ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर ना हो? हर इंसान का डाइजेशन अलग अलग होता है, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल, है ना। तो आदमी को, हर व्यक्ति को पता होता है कि किस चीज से मेरा डाइजेशन खराब हो रहा है। तो यदि आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको खाने पचने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अगर आप च्यवनप्राश ले रहे हैं तो ये पता चल जाता है पेशेंट को। हम ओपीडी लेवल पर देखते हैं, वो खुद ही आके बोलता है कि इतना लेने पर मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो आप 12 महीने ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आपको चयापचय में कोई परेशानी नहीं है तो आप च्यवनप्राश की डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसकी आयुर्वेद सलाह देता है, परमिशन भी देता है, एडवाइस भी देता है। जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी, नमस्कार। आप दोनों को मेरा नमस्कार। मेरा डॉक्टर मैम से मेरा सवाल है कि मेरे को ना मिट्टी से बहुत ज्यादा एलर्जी है। तो मैंने चेकअप करवाया था, तो मैं एस्थमेटिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे एलर्जी है। तो जैसे मैं कभी घर से बाहर जाती हूँ तो जरा सी धूल मिट्टी से भी ना मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और समटाइम मुझे ना गीला रुमाल अपने नाक पे रखना पड़ता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा है कि अगर मैं बाहर हूँ और इंस्टेंट मुझे ऐसा अटैक पड़े जिससे मतलब मेरी तबीयत बिगड़ जाए, तो मैं कोई दवा अपने साथ रखूं जिससे मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिल सकते? बस यही सवाल था। थैंक यू। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए। मैं मीना बात कर रही हूँ, दिल्ली से। जी। अस्थमा तो नहीं है, ये आपने बता दिया है। ये आपका एलर्जी इंड्यूस कफ है, या जो एलर्जी है जिसकी वजह से आपको रनिंग नोज का प्रॉब्लम होता है। जी, तो बिल्कुल मुंह ढककर ही चलना है इसमें तो आपको, क्योंकि वो आपका ट्रिगर है। और आप इस कंडीशन में रसायन ड्रग्स जो मैंने बताई गई है, कुष्मांड रसायन है, या अगस्त्य हरित की है, या चित्रक हरित की है, इसको आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि इनकी कंडीशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि इनको नाक पर गीला रुमाल रखना पड़ता, तो वो क्या है, क्यों, किस लिए है, और उसका इलाज क्या है?
गीला रुमाल वो इसलिए रखते हैं ताकि वो जो डस्ट है वो नाक तक ना पहुंच पाए, या तो वहीं पर ही ट्रैप हो जाए। आसपास के एरिया पे है तो वो बैठ जाए, उधर ही वो ट्रैप कर जाए, तो इसलिए वो उसको मॉइस्ट कुछ क्लॉथ यूज करते हैं। तो उससे शायद इनको आराम मिलता है क्योंकि वो एक्सपोजर रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए वो गीला रुमाल प्रेफर करते हैं। जी जी जी। रेडियो डॉक्टर आप सुन रहे हैं और हमारा आज का विषय है एस्थमा रेस्पिरेटरीज इशू। इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर निकिता शर्मा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल पे। जी, हेलो हेलो हेलो। मेरठ से बोल रहा हूँ रफ्तार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरठ से बोल रहा हूँ रफ्तार। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे ना तो टीबी है जी, और ना जुकाम, ना खांसी है और ना अस्थमा, और गले में से जो है निकलता है तो काला काला से मिक्स आता है उसमें। ये क्या चीज है? आपका नाम बताएंगे आप? रोहतास। जी, डॉक्टर साहब ये जो सवाल कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल कीजिए दोबारा से डॉक्टर साहब से। गले में जो मलगम टाइप निकलता है जी, उसमें काला काला पदार्थ निकलता है जी, ये क्या चीज है? सांस लेने में तकलीफ होती है आपको? नहीं, सांस कुछ निरोगी हूँ मैं। आपकी उम्र क्या है? 84। खांसी वगैरह है आपको? सीने में दर्द? खांसी नहीं, जुकाम नहीं, टीबी नहीं, अस्थमा नहीं। तो आपने अस्थमा का और एक और जो बीमारी है जो सांस से संबंधित COPD, उसका टेस्ट करवाया? आपने अस्थमा से जो टेस्ट, कुछ नहीं। आपको काला काला बलगम आता है, तो इसके लिए आपने कभी किसी चिकित्सक? बहुत मामूली है, तो है क्या चीज इससे? देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें तो डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो अभी यदि आपकी एज भी 84 है तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप किसी चिकित्सक के पास जाइए और डिटेल हिस्ट्री किसी भी जनरल फिजिशियन के पास सबसे पहले जाइए और उनको अपना ये प्रॉब्लम बताइए। जनरल फिजिशियन जो होते हैं ना, जो जनरल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास आप जाइए। MD के पास जाए, MD किसी भी MD मेडिसिन के पास जाइए और इसको दिखा कर आइए, क्योंकि ये आप जितना बता रहे हैं ये बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है कुछ भी डायग्नोसिस के लिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये CPOD क्या होता है? इसके लक्षण क्या है? क्या ये फेफड़ों की COPD? यस। हाँ, तो ये जो COPD है जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर बोलते हैं, तो ये बेसिकली एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है लंग्स का जी, जिसमें जो लक्षण होते हैं वो अस्थमा से ही कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रिलेटेड होते हैं, बट इसमें एक्चुअली यदि हम देखा जाए तो चेस्ट कंजेशन, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी होना, इसके अलावा इसमें एक्चुअली कफ विद म्यूकस जो अस्थमा में इतना नहीं मिलता है बट COPD में हमको मिलता है। दूसरा, अस्थमा जो है वो चाइल्डहुड की या अर्ली एडोलेसेंस की या अर्ली मिडिल एज की बीमारी है, लेकिन जो COPD है ये बेसिकली हमको लेट मिडिल में या फिर एल्डरली पीपल में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव बीमारी है। ये COPD के कितने प्रकार होते हैं? COPD के लिए बेसिकली 2 प्रकार ज़्यादा प्रचलित है, जिसको हम एम्फाइसीमा बोल देंगे, और एक दूसरा होता है ब्रोंकाइटिस। तो बेसिकली एम्फाइसीमा में तो क्या होता है, जो एल्वियोलाइज होते हैं जिसके द्वारा हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पे जहाँ पर उसका एक्सचेंज होता है वो ही डैमेज हो जाता है एम्फाइसीमा में। और जो दूसरा मैंने ब्रोंकाइटिस बोला, ब्रोंकाइटिस में पेशेंट को रिकरेंट कफ होता है, खांसी होती है कम से कम 3 महीने के लिए, और साल में 2 मतलब लगातार 2 साल में एक बार, तो वो ब्रोंकाइटिस होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़े संक्रमित होते हैं जी, फंगस, वायरस या बैक्टीरिया के कारण होने वाली ये बीमारी इस सीजन में क्या बढ़ जाती है? या इस सीज़न में सर्दियों में बढ़ जाती है, वो डेफिनेटली बढ़ जाती है, और दूसरा पोल्यूशन में भी बढ़ जाती है। यदि आप ज़्यादा पोल्यूटेड एयर में एक्सपोज्ड है तो ये बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि निमोनिया में क्या होता है ना कि बहुत इन्फेक्शंस पहले आपकी बॉडी में एंटर कर चुके होते हैं, और विंटर्स जब आता है तो कहीं ना कहीं वो जो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सूजन वो बढ़ने लगता है। पोल्यूशन के कारण आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है और इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं।
जाते हैं होने। जी, तो हमें जो अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए? अभी हमसे एक कॉलर ने कहा भी था कि धूल मिट्टी में वो बाहर जाती है, इसका जो सफाई से क्या इसका रिलेशन है, अगर हम आपसे पूछें? सफाई होगी तो धूल मिट्टी आसपास नहीं होगी। हाँ, जो पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे वो उसमें हम ज्यादा हमारे सराउंडिंग्स में नहीं होंगे। की सफाई भी रखनी जरूरी है, उससे भी ये जो प्रॉब्लम है खासकर फेफड़ों की जो परेशानी होती है कई बार सांस लेने में, अगर आप एलर्जेटिक हैं। या बिल्कुल, देखिए ये तो एक बेसिक जिसको हम कोड है टू रिमेन क्लीन एंड टाइडी। तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली हमें करना ही है कि सिर्फ अस्थमा के पेशेंट को ही मैं नहीं बोलूंगी कि साफ सफाई रखें अपने शरीर के भी, और अपने आसपास की हर बीमारी में आपको साफ सफाई रखनी है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, एक रिया भाटिया हमसे हरिद्वार से पूछ रही हैं कि मेरी एज 22 इयर्स है और सांस फूलने लगती है मेरी, और उसके साथ ही मेरे को कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, क्या हो सकता है ये? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, सांस फूलने का कारण एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। लंग्स के जो डिसऑर्डर्स हैं वो तो है ही सही, उसके अलावा कार्डियक इश्यूज भी होते हैं जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिक यदि आप हैं, तो उसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसके लिए डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। दिस पर्टिकुलर सिम्टम की सांस लेने में तकलीफ होती है, ये एक कंफर्मेशन लेना मुश्किल है। इसके लिए और भी फैक्टर्स को, और भी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। जी, शिवम हमें जर्मनी से लिख रहे हैं कि एयर क्वालिटी दिल्ली में बहुत ही जिसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, मेरे फैमिली मेम्बर्स दिल्ली में रहते हैं और मैं उनके लिए चिंतित हूँ। सेकेंडली वो जानना चाहते हैं कि एयर प्यूरिफायर्स को कितने एक्सटेंट तक उसे यूज़ करना सही है। मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा टाइम तक वो बुरा ही करते हैं अगर उनका ज़्यादा यूज किया जाए तो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एयर प्योरीफायर यदि जितना अपने आप को इंडोर रखने की कोशिश करें और अपने इंडोर एरिया में आप बिल्कुल एयर प्योरीफायर्स का यूज करें, क्योंकि बाहर तो इट्स नॉट पॉसिबल हर जगह एयर प्योरीफायर एक्सेसिबल हो। वो पूछ रहे कि कितने टाइम तक उसको एयर प्योरीफायर को यूज में लाया जा सकता है, कितने टाइम तक यूज करना वो बुरा नहीं है? एयर प्योरीफायर को आप यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अनटिल एंड अनलेस योर मशीन इज वर्किंग प्रॉपर्ली and it is maintaining the air quality index, you can continue to use that air purifiers. जी डॉक्टर, वायु प्रदूषण के कारण अचानक जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनको दिक्कतें आती हैं, इस पर तो हमने बात की ही। ये बताइए कि क्या आयुर्वेद में व्यायाम और प्राणायाम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, आयुर्वेद, व्यायाम और प्राणायाम, ये अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से उनकी इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है? आप क्या देखिए, अस्थमा से निजात दिला पाना तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि देखिए अस्थमा इज नॉट क्योरेबल, इट इज ट्रीटेबल। हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और अटैक्स यदि आ रहे हैं तो बहुत देर बाद आए या आए ना, हम इस प्रकार से हम प्रॉपर इंटीग्रेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे रसायन दवाइयां हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुष्मांड रसायन आप यूज कर सकते हैं, चित्रक हरित की, अगस्त्य हरित की है, उसके बाद हमारे पास सीतोपलादी, तालिशादी चूर्ण है। तो ये मेडिसिन है। उसके अलावा व्यायाम भी हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, व्यायाम भी एक ट्रिगर होता है अस्थमा के लिए। तो ये हमको देखना पड़ता है कि वो व्यायाम उस पेशेंट के लिए ट्रिगर तो नहीं, यदि है तो माइल्ड व्यायाम करें आप। और जो प्राणायाम बताया है, प्राणायाम का अस्थमा में या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि ये डेफिनेटली लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और एयरवेज की जो टोन है उसको इम्प्रूव करता है, और आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की उसको भी इम्प्रूव करते हैं। और बहुत सारी रिसर्चेज ये प्रूव कर चुकी हैं कि प्राणायाम हो गया, जिसमें भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन रेस्पिरेटरी इश्यूज को कम करने। डॉक्टर साहब, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि अस्थमा में इनहेलर का उपयोग करना जरूरी है, लेकिन आज के समय में तेज खांसी में भी डॉक्टर्स कई बार इनहेलर का इस्तेमाल करने की सलाह दे देते, तो क्या ये सही है? देखिए, इनहेलर्स के काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं,
नो डाउट, क्योंकि हम जब भी किसी ओरल मेडिसिन देते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है वो मिलीग्राम्स में होती है, और यदि हम इनहेलर्स यूज करते हैं तो उसकी बहुत कम मात्रा होती है, माइक्रोग्राम्स में मात्रा होती है, तो डायरेक्टली लंग्स पे एक्ट करता है। तो सिर्फ एस्थमा में इनहेलर्स रिकमेंडेड है ऐसा नहीं है। यदि तेज खांसी है, खांसी के अटैक्स बहुत ज्यादा है, यदि फिजिशियन को, डॉक्टर को लगता है कि उस पेशेंट के लिए इनहेलर्स लेने आवश्यक हैं और उससे उसको अच्छा प्रभाव मिल रहा है, तो डेफिनेटली लेट द डॉक्टर डिसाइड कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर योर कंडीशन। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप कोई खास बात हमारे श्रोताओं को कहना चाहेंगी? हाँ जी, बताइए। एस्थमा के पेशेंट है, उसमें बेसिकली हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पंचकर्म, जो कि आयुर्वेदा की बहुत अच्छी थेरेपी है, उसके बारे में बात नहीं करी है। तो एस्थमा के पेशेंट में जिनमें कफ ज्यादा बनता है तो वो वमन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, वमन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कफ डिपॉजिट हो गया उसको इस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं पंचकर्मा के। तो आप कर सकते हैं, बट देन अगेन आपको किसी प्रॉपर पंचकर्मा फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा और अपनी पूरी हिस्ट्री देनी पड़ेगी। और अस्थमा में पंचकर्मा यदि आप लेते हैं, जिसमें भी बेसिकली वमन प्रोसीजर यदि आप करवाते हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता शर्मा का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आयुर्वेदा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब, यहाँ आने के लिए स्टूडियो में और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। मैं पूजा शर्मा आज आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।